हेलो बच्चों, कैसे हो? इजी हो? सीबीएसई के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे करें। बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, इतना कम टाइम रह गया है, इतने कम टाइम में सारा सिलेबस कैसे ख़त्म करें। और 20th को फिजिक्स का पेपर है। तो देखो, फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर हम कैसे अपने ये जो आने वाले 14 डेज हैं इनको प्लान करें कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएं। आज हम उसके लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं। हमारे पास देखो दो चीजें हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो 95 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं, और एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स से बहुत डर लगता है। और वो कहता है यार किसी तरीके से मैं इस पेपर को पास कर लूं, मेरे इतने नंबर आ जाएं कि मेरे परसेंटेज जो है वो प्रॉपर आए। तो हम इन दोनों चीजों को साथ में लेके डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी करें। तो देखो, सबसे पहले अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमने क्या नोटिस किया है कि हमारे पास ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये फिजिक्स के दो वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2। अब अगर मैं वॉल्यूम 2 पे जाता हूं तो वॉल्यूम 2 जो है उसके अंदर है ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगर हम इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, ये सीबीएसई ने हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। और अगर हम पिछले जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स हुए हैं, लास्ट 10 ईयर्स में जो एग्जाम्स हुए हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा डिकोड करें तो हम क्या नोटिस करते हैं? हम नोटिस करते हैं कि ये जो हमारा रे ऑप्टिक्स है ये अप्रोक्सीमेटली 9 मार्क्स का हमें पूछा जाता है अप्रोक्सीमेटली। एंड वेव ऑप्टिक्स में से अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स का आता है। और फिर अगर मैं देखूं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन तो ये 5 मार्क्स। एटम एंड न्यूक्लियाई इन दोनों को मिला के 7 मार्क्स होते हैं। कभी ऊपर एटम्स में से 3 मार्क का आ जाएगा, न्यूक्लियाई में से 4 मार्क, या कभी एटम में से 4 मार्क्स आ जाएंगे और न्यूक्लियाई में से 3 मार्क्स। तो राउंड अबाउट 7 मार्क्स का इसकी कंट्रीब्यूशन होती है। एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ये 7 मार्क्स। अब देखो, अगर मैं इन सबको ऐड करूं, ये सबको अगर मैं ऐड करूं तो ये टोटल मेरे पास बन जाता है 34 मार्क्स। एंड अगर हम यहां पे ये ईएम वेव्स को बीच में डाल दें, जो बड़ा छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा लंबा काम नहीं है, और जस्ट इसमें कुछ थोड़ी सी फैक्ट्स हैं जो हमने लर्न करने हैं, तो वो अगर मैं फैक्ट्स साथ में लर्न कर लूं तो ये ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का आता है। तो अगर मैं इसमें ये 3 मार्क्स जो है ये ऐड कर दूं तो मेरे पास ये जो गिवन मार्क्स हैं ये 37 मार्क्स बन जाते हैं। अब देखो, 70 में से 37, 50% से तो ऊपर चले गए हम। और ये जो आपके पास वॉल्यूम 2 है इसमें क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं होते। सिर्फ रे ऑप्टिक्स है जिसके अंदर एग्जामिनर थोड़े से क्वेश्चन घुमा के डालेगा। आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर रे ऑप्टिक्स में से एग्जामिनर डालेगा। बाकी जितने भी ये आप टॉपिक्स देख रहे हो, अगर आपको इनके कंसेप्ट्स क्लियर है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। और अगर आप इनको एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज हैं, अगर आप बस इनको अच्छी तरह से पढ़ लो तो आपका ऑलमोस्ट ये 37 जो है इसमें से 35 मार्क्स तक आराम से आ जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरा पेपर जो है वो क्लियर हो जाए तो आप बस ये वॉल्यूम 2 उठाओ, पढ़ लो और इसको अच्छी तरह से कर लो, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मेरे 95 प्लस मार्क्स आए तो भी सबसे पहले इसको उठाओ, इसको कंप्लीट कर दो। इसको कंप्लीट करने से क्या होगा, आपको पता है कि यार मैंने 37 मार्क्स तक का पढ़ लिया है। अब जो कोर फिजिक्स है, कोर फिजिक्स कौन सी है? जो वॉल्यूम 1 है, वो जो कोर फिजिक्स है, अब मैं उस पर जितना जोर लगाऊं अच्छी बात है। अब टेंशन कोई नहीं, क्योंकि मैंने वॉल्यूम 2 तो कवर कर ली है। अब कोर फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम लगाई जाऊंगा ताकि 95 प्लस मैं आराम से अटेन कर लूं। तो पहले तो हम ये वॉल्यूम 2 के अंदर जो टॉपिक्स हैं, ये जो हमारे गिवन चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें करने चाहिए, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले देखो आ गया रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? मिरर फॉर्मूला, हमें मिरर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और मिरर फॉर्मूला हमें ड्राइव भी करना आना चाहिए, मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। एंड फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन एंड कर्व सर्फेसेस। इसमें ये जो कर्व्ड सर्फेसेस वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कर्व्ड सरफेस की डेरिवेशन है वो भी आ जाएगी, और इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे। एंड फिर कर्व सरफेस के बेसिस पे हमें आएगा कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है इसको ड्राइव करो।
इसकी भी डेरिवेशन हमें आनी चाहिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला की, और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो यहां पर ये याद रखना है कि आपने न्यूमेरिकल्स की भी तैयारी प्रॉपरली करनी है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चैप्टर में आपके गिवन एग्जामिनर ने पेपर सेट करने के टाइम क्वेश्चंस डालने हैं। और फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया ये पावर ऑफ लेंस। अब ये जो पावर ऑफ लेंस आप देख रहे हो, ये पावर ऑफ लेंस जो है, इसके अंदर भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। मतलब आपको क्वेश्चन आ जाएगा भी मेरे पास 2 या 3 लेंसेज कॉम्बिनेशन में है, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करो, एंड इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। अच्छा, अब कुछ टाइम से हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है एंड ये जो प्रिज्म के क्वेश्चंस हैं, ये एग्जामिनर मिला के डालता है। मतलब प्रिज्म और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ ही होते हैं, प्रिज्म के अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रही है। और यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रिज्म, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको प्रिज्म के अंदर जो मिनिमम डेविएशन है, जो आपका इमर्जेंट रे है, जो वो बाहर निकल रही है, जो इंसिडेंट रे है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, और जो ग्राफ है आपका मिनिमम डेविएशन का, ये सब आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। प्रिज्म के साथ रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपर्ली आने चाहिए। एंड ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसकी एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और इनकी मैग्नीफाइंग पावर जो है उसको निकालने का हमारा फॉर्मूला। एंड इसमें आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालने के टाइम जो आप रे डायग्राम बनाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रे डायग्राम्स भी आ जाती हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर में डेरिवेशंस और इसमें रे डायग्राम्स, ये सब इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। सो अगर मैं इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लेता हूं तो मेरे 9 मार्क्स ऑलमोस्ट जो है वो पक्के हो जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखें, वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स को अगर मैं देखूं तो वेव ऑप्टिक्स में मेरे को ये हाइगन्स प्रिंसिपल ये पता होना चाहिए। हाइगन्स प्रिंसिपल के साथ जो वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें आपको एग्जामिनर कहेगा कि वेव फ्रंट्स ड्रॉ करो। जो आपका प्लेन वेव फ्रंट है, जो आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, जो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये सब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एंड फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ की डेरिवेशन। बहुत बार एग्जाम्स में स्नेल्स लॉ की जो डेरिवेशन है ये प्रूव करने को आई हुई है, बहुत बार। सो इसको हम प्रूव करते हैं यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल। एंड फिर हमारे पास ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, एंड इंटरफेरेंस के साथ साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो टॉपिक्स हैं ये अच्छी तरह से आने चाहिए। इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट क्वेश्चन है वो जरूर आएगा आपको। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। एंड इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, इन दोनों को कंपेयर करना आना चाहिए, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है वो 2 स्लिट्स का फिनोमेना है और जो डायफ्रैक्शन है वो एक सिंगल स्लिट का फिनोमेना है। आपको इसके अंदर जो गिवन सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ है ये पता होनी चाहिए। तो जितने भी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो सब आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन में से आएंगे। अब अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाऊं तो नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ये जो ड्यूल नेचर है, इसमें हम क्या नोटिस करेंगे कि जो लाइट है उसके अंदर दोनों बिहेवियर है, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, और हम यहां पे लाइट के पार्टिकल नेचर पे फोकस करेंगे। अब जब पार्टिकल नेचर पे फोकस करेंगे तो जो हमारा गिवन हम फिनोमेना पढ़ेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस इफेक्ट के अंदर जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे ग्राफ्स हमें अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ्स के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अंदर इंटेंसिटी वाला ग्राफ, इसके अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ, इसके अंदर जो आपका जो गिवन स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला ग्राफ, ये जितने भी आपके पास ग्राफ है वो सारे आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। एंड हमारे पास इस इक्वेशन को ड्राइव करने का जो आइंस्टाइन का कंसेप्ट है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो हमने जब ये गिवन इफेक्ट स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद हमने जो इक्वेशन ड्राइव की जिसपे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था, ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल पक्का आएगा, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आएंगे ही आएंगे। एंड फिर डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट है, डी ब्रॉगली का जो कंसेप्ट है कि जो हमारा मैटर है उसके अंदर भी वेव नेचर है, वो सारा कंसेप्ट, और ये जो वेवलेंथ निकालने का जो हमारे पास कंसेप्ट है, वो वेवलेंथ निकालने का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमें आना चाहिए। तो ये जो गिवन टॉपिक्स हैं ये हमें अच्छी तरह से आने चाहिए इन ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एटम एंड न्यूक्लियस। अब ये जो एटम एंड न्यूक्लियस चैप्टर है इसके अंदर हम क्या नोटिस करेंगे कि केमिस्ट्री में जो हमने फैक्ट्स सीखे थे
उन फैक्ट्स को हम यहां पे प्रूव करेंगे। सो यहां पर देखो, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, बोहर का पोस्टुलेट, ये सब हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ बोहर पोस्टुलेट, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, इसको ड्राइव करना और इसके जो रिलेशंस हैं ये सब हमें पता होने चाहिए। एंड लाइन स्पेक्ट्रम जो है, इसके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल आएगा। तो हमें वो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट पे फंड, ये सब अच्छी तरह से आने चाहिए। इन सब के साथ रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। तो ये हमारा एटम का पार्ट हो गया। और जब हम न्यूक्लियाई के पार्ट में जाते हैं तो वहां पे हमारे पास ये मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जब हम न्यूक्लियाई की बात करते हैं। और साथ में यहां पे एक और चीज याद रखनी है, कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और उसका कंसेप्ट हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो यहां पे सेमीकंडक्टर जो है इसके अंदर हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम, फिर पीएन जंक्शन डायोड, और फिर ये पीएन जंक्शन डायोड के अंदर ये जो हमारे पास फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में जो डिप्लीशन लेयर का कंसेप्ट, और हमारे पास जो बैरियर पोटेंशियल है उसका कंसेप्ट, ये सब अच्छी तरह से आने चाहिए। और फिर हमें जो गिवन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में जो वी एंड आई करेक्टरिस्टिक्स है, वोल्टेज एंड करंट का जो ग्राफ है वो अच्छी तरह से आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर जो है वो किस तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में चेंज होती है, जो पोटेंशियल बैरियर है वो कैसे हमारा यहां पर चेंज होता है, ये सारे कंसेप्ट हमें आने चाहिए। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हमारे पास है रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर जो है वो हमें दोनों आने चाहिए, लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कंसेप्ट्स हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से आने चाहिए। अब देखो, अगर मैं पीछे जितने भी मैंने वॉल्यूम 2 की बात की थी उसके अंदर मैंने जितने भी टॉपिक्स किए, अगर मैं सारे टॉपिक कर लूं तो 34 मार्क्स बन गए मेरे। और अगर मैं बीच में ये वाला ईएम वेव ऐड कर लूं, ईएम वेव में मेरे को देखो एक ये ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज, और मुझे ये जो ईएम स्पेक्ट्रम है, और ये ईएम स्पेक्ट्रम में मेरे पास जितने भी गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब जितनी भी हैं इनको मेरे को इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। मेरे को पता होना चाहिए कि ये कौन से वेवलेंथ से लेके कौन सी वेवलेंथ तक इनकी रेंज होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, इनके यूजेस क्या होते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और वो जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं बस उसी के बेसिस पे ये जो चैप्टर है ये 3 मार्क्स का चैप्टर आएगा। और आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का कंसेप्ट जो है वो भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहां तक देखूं तो यहां तक मैं क्या नोटिस करूंगा कि 37 मार्क्स मेरा जो है वो 70 में से पूरा हो रहा है, और ये हर बच्चे को करना जरूरी है, जिसने पास होना है उसके लिए भी, और जिसने 90 प्लस मार्क्स लेने हैं, 95 प्लस मार्क्स लेने हैं उसके लिए भी। अब हम बात करेंगे जो मेन कोर फिजिक्स है। और देखो, यहां तक आप जो पढ़ रहे हो दिमाग में आएगा सर ये पढ़ने के बाद मैंने क्वेश्चंस कौन से करने हैं, तो आपने जो मेनली क्वेश्चंस करने हैं वो एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, और ये वाले जो है ये सफिशिएंट है। इनको आप अच्छी तरह से अगर कर लोगे तो आपके ये जो 37 में से 35 मार्क्स आराम से पक्के आ जाएंगे। और अब हमारा फोकस करेंगे हमारे जो कोर फिजिक्स है, दैट इज वॉल्यूम 1। जो वॉल्यूम 1 है वो असली फिजिक्स है, वो है रियल फिजिक्स, वो जिसको आती है वो फिजिक्स की लाइन में तरक्की करेगा। तो यहां पे हमारे पास जो गिवन वॉल्यूम 1 अगर मैं उसको देखूं तो उसमें हमारे पास ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये मार्क्स हमारे अप्रोक्सीमेटली 33 मार्क्स हमारे यहां पे ये बन रहे हैं। अब ये जो गिवन चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमें आने चाहिए, हम जस्ट उन टॉपिक्स को एक बार रिव्यू करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें आने चाहिए। तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करूं तो हमें इंडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, हमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंसेप्ट आना चाहिए, कूलम्स लॉ के साथ रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अंदर आपको एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एनी पॉइंट पे फील्ड का पता होना चाहिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल का कंसेप्ट पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहां पे पता होनी चाहिए। और ये जो गॉस लॉ है
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से तो पक्का ही आपको क्वेश्चन आएगा। और गॉस लॉ की एप्लीकेशंस आनी चाहिए, और गॉस लॉ जो है उसके बेसिस पे आपको 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा कि कोई क्लोज बॉडी है तो आप उसके लिए फ्लक्स निकालो, और इसमें आपको एक लाइन चार्ज, एक सरफेस चार्ज, एक स्फेरिकल बॉडी, इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालनी आनी चाहिए। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें याद रखने हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस चैप्टर करेंगे। अब यहां पे हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है, ये इसके बेसिस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमें आनी चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक का वहां पे जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसके भी क्वेश्चंस आएंगे। एंड कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जनरली इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो आपको ये अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि इसमें हम क्या नोटिस करते हैं कि 6 मार्क्स का पेपर जो है वो एग्जामिनर इन सब टॉपिक्स में से डालता है। तो ये एटलीस्ट 6 मार्क्स का इसमें से आएगा, तो इसको ये सारे टॉपिक्स हमने अच्छी तरह से करने। फिर हमारे पास आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हमें आना चाहिए। ओम्स लॉ, उसकी एप्लीकेशंस आनी चाहिए। मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका आना चाहिए ओम्स लॉ का। फिर रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेल्स एंड देयर ग्रुपिंग, तो सेल्स वाला जो टॉपिक है इसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर किरचॉफ्स लॉ इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन आएगा। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज जो किरचॉफ्स लॉ की एप्लीकेशन है, इसके भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें भी हम क्या नोटिस करते हैं कि जनरली 5 to 6 मार्क का पेपर इसमें से भी आ जाता है, इसलिए हमने इसको भी अच्छी तरह से तैयार करना है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, हाँ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो हमने इसको जरा अच्छी तरह से तैयार करना है, कंसेप्ट समझ के तैयार करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर आपको बायट-सेवर्ट्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन, स्ट्रेट वायर जो अपने आसपास फील्ड देगा, सर्कुलर वायर जो अपने आसपास फील्ड देगी, ये सब आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। एम्पियर सर्किट लॉ आना चाहिए। एम्पियर सर्किट लॉ के बेसिस पे जो सोलेनॉइड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। एम्पियर सर्किट लॉ के बेसिस पे थिक कंडक्टर के आउटसाइड ऑन द सरफेस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए। फिर ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारे पास एक चार्ज है, मूविंग चार्ज है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे तो फोर्स लगेगी। हम उसको सीखेंगे कि वो फोर्स कैसे लग रही है, उसका जो रेडियस का फॉर्मूला है वो हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आनी चाहिए। एंड ये जो टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बार इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है पेपर में। फिर टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड एंड गैल्वेनोमीटर। और ये जो गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक है ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सारी हमें आनी चाहिए। एंड गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर, वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसकी सेंसिटिविटी को हम कैसे पढ़ेंगे, ये सब चीजें हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ गया दैट इज मैग्नेटिज्म। एंड ये जो चैप्टर है इसके अंदर ये जो एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल, जिसमें आप एटम जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम को आप उस इलेक्ट्रॉन के डायपोल मोमेंट के साथ कंपेयर करते हो, बताते हो कि हाँ देखो जी एटम के अंदर भी मैग्नेटिज्म है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव कर रहा है। और आप इस मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हो तो उसके साथ रिलेटेड वो जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम एंड डायपोल मोमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, बोहर मैग्नेटॉन की जो यूनिट है उसको डिफाइन कर रहे हैं। और फिर हमारे पास ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे कि बार मैग्नेट एंड करंट और सोलेनॉइड में आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि इनकी फील्ड हमने नोटिस की है कि बहुत रिजेंबल करती है। फिर हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल, इसके बेसिस पे हमारे पास ये कंसेप्ट है ऑफ ऑसिलेशन ऑफ योर मैग्नेटिक नीडल, जिसमें हम एक नीडल को लेंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसमें टॉर्क लगेगी और नीडल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग अलाइन हो जाएगी और फिर वो ऑसिलेट करेगी और उसकी ऑसिलेशन के बेसिस पे मैं उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सकता हूं। तो ये जो कंसेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, क्योंकि इजी से क्वेश्चंस हैं, इजी से कंसेप्ट्स हैं, आप पढ़ोगे आपके डेफिनेटली मार्क्स इसमें आएंगे ही आएंगे। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, इसमें फैराडे लॉ हमें आना चाहिए, लेंज लॉ आना चाहिए। इन दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है कि करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालो, वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वाला डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और फिर हमारे पास मूविंग कंडक्टर, रोटेटिंग रॉड की जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, मोशनल ईएमएफ, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के बेसिस पे भी बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस आए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी हमने करने हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड योर एडी करंट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर इंड्यूस्ड ईएमएफ हाउ अ एसी जनरेटर वर्क्स। तो ये जो एसी जनरेटर है, ये फैराडे लॉ के बेसिस पे कैसे काम करता है, आप किस तरीके से इसके अंदर एक कॉइल को रोटेट करके इसके अंदर ईएमएफ जनरेट कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ईएमआई चैप्टर में हमें एग्जामिनर पूछेगा। एंड फिर लास्ट हमारे पास आ गया अल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं और ये बड़ा इजी, हम डरते हैं इस चैप्टर से, लेकिन ये चैप्टर के क्वेश्चंस इजी होते हैं। बस आपने याद रखना है, एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से पक्का आएगा, मीन एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन एसी। फिर इंपीडेंस एंड रेजोनेंस इन केस ऑफ योर एलसीआर सीरीज सर्किट, और एलसीआर सीरीज सर्किट के केस में जो फेज डिफरेंस है बिटवीन योर करंट एंड वोल्टेज। एंड फिर एवरेज पावर, ये एवरेज पावर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आया है इन योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड फिर क्यू फैक्टर, एलसी ऑसिलेशंस एंड योर ट्रांसफॉर्मर। तो ये ट्रांसफॉर्मर टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये सारे वो टॉपिक्स हैं कि अगर हम इन टॉपिक्स को कर ले तो हमारे 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। बस हमने अब करना क्या है, हमने अब पूरी जान लगा के ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना है। और अगर आपको ये जो टॉपिक्स जो हमने भी डिस्कस किए हैं, इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को भेजो कि सर मेरे को प्लीज इस चीज के बारे में बताओ। तो आपको डेफिनेटली मैं अगली वीडियो में वो चीज जो है वो बताऊंगा, आपको मैं गाइड करूंगा। और आप अच्छी तरह से अपनी स्टडी करो, घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराहट में जितना टाइम वेस्ट करोगे, कोई ना कोई टॉपिक आपका रह जाएगा। सो अच्छी तरह से पढ़ो। सबसे पहले वॉल्यूम 2 कंप्लीट कर लो, ताकि आप एक बार सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ यार एक लेवल तक तो मैं पहुंच गया हूं। उसके बाद फिर वॉल्यूम 1 उठाओ, अच्छी तरह से उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ो, उसकी एक एक चीज को स्टडी करो, क्योंकि उसमें से आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ये चेक करते हैं कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है, और ये कंसेप्ट क्लैरिटी तभी होगी अगर आपने एक एक वर्ड को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो वॉल्यूम 2 को पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। और वॉल्यूम 1 को उठाओ, एक बार उसको अच्छी तरह से दोबारा वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, और फिर बिल्कुल घबराना नहीं है और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाना है। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।